हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का पैटर्न होने वाला है और साथ में हम पूरा का पूरा पेपर इस एक सिंगल वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके अंदर रहने वाला है कि क्या पैटर्न रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन को कैसा लिखना है, वो सारा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस वाले हैं या कंप्यूटर साइंस वाले हैं या कोई और सब्जेक्ट्स वाले हैं, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि किस तरीके का पैटर्न हमारा रहने वाला है। तो सबसे पहले हमको लिखा हुआ मैक्सिमम आर्म 35। ठीक है, 35 का हमारा ऑलरेडी हो चुका है पेपर टर्म 1। अब बाकी का 35 का हमारा होने वाला है। ठीक है, और जिस तरीके से डिवीजन किया गया इससे साफ नजर आ रहा है कि अब हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहने वाले, यानी कि 1 मार्क क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं वो है हमारे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स। ठीक है, और साथ में हमको इंटरनल चॉइसेस दी गई है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 8 और 12 में। ठीक है, तो ये इस तरीके के कुछ पेपर है जो हमको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए, बी एंड सी, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 2 घंटे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पेपर की बात। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन ए पे। सेक्शन ए हमारा क्या कहता है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, यानी कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा 2 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना। अमन अ फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर। ठीक है, एक अमन क्या है, फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर क्या होते हैं। एक फ्रीलांस वेबसाइट यानी कि ऑनलाइन यहाँ पे एक पोर्टल होता है जहां पे हम क्या करते हैं, हमको वर्क मिलता है। जितने भी हमारे वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं उनको ऑनलाइन वर्क मिलता है वहां पे, यानी कि आप वहां पे रजिस्टर हो जाइए और पूरी दुनिया में किसी को भी वेबसाइट बनवानी है तो वो वहां पे डाल देता है कि भाई मुझे वेबसाइट बनानी है, इतना खर्चा है, इतना मेरा बजट है, और आप जाके क्या कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो कि मैं आपके लिए वेबसाइट बना दूंगा। तो उसी ही क्या कहते हैं, फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर, यानी कि वो किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, खुद ही उस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बताते हैं। ठीक है, कि हमने ये प्रोजेक्ट किए हैं और आपको मुझे हायर करना है तो आप मुझे हायर कर सकते हो, मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ, ऐप बना सकता हूँ, इस तरीके का। तो इसी तरीके का एक डेवलपर है हमारा अमन। हैज बीन असाइंड ए टास्क टू डिजाइन अ फ्यू वेब पेज फॉर अ बुक शॉप। एक बुक शॉप वाले ने उससे कांटेक्ट किया होगा और उसको क्या बोला गया है कि मेरे लिए कुछ वेब पेजेस बना के दो मेरी बुक शॉप के लिए। हेल्प अमन इन डिसाइडिंग आउट अ स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, कि अमन को डिसाइड करने के लिए आप हेल्प करो कि स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं और डायनेमिक वेब पेज क्या है, एंड व्हाट काइंड ऑफ वेब पेजेस शुड बी डिजाइन्ड बाय क्लियरली डिफरेंशिएटिंग बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस ऑन एटलीस्ट 2 पॉइंट। तो हमें अमन की हेल्प करनी है किसमें, डिसाइडिंग आउट ऑफ स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज, एंड व्हाट काइंड ऑफ वेब पेजेस शुड बी डिजाइन्ड बाय क्लियरली डिफरेंशिएटिंग बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज ऑन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। यानी कि हमको बताना है सबसे पहले अमन को कि हमारा जो स्टैटिक वेब पेज क्या होता है और डायनेमिक वेब पेज क्या होता है। ठीक है, तो उसको पहले क्लियरिफाई कर देते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि ये क्वेश्चन पूरा थियोरेटिकल दिया गया है, एक पूरा की पूरी स्टोरी बनाई है। हमें सिंपली इसमें किस पे फोकस करना है कि स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नाम से ही हमको समझना है, क्योंकि मैं हमेशा आपको नाम से ही बताता हूं ताकि आपको एग्जाम तक याद रहे। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, मतलब कि ऐसे पेज जो कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, जैसे कि आपने विकिपीडिया का पेज देखा होगा, वो कैसा है, स्टैटिक पेज है, मतलब उसके कंटेंट बहुत कम, रेयरली चेंज होते हैं। मतलब कि अपन यदि उसको पढ़ रहे हैं तो क्या एकदम से चेंज होते हैं, क्या अपन उसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या उसके कंटेंट चेंज होते हैं, नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्टैटिक वेब पेज, मतलब कि जो भी उनका कंटेंट है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो ऐसे पेजेस को क्या कहा जाता है, स्टैटिक वेब पेजेस। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा डायनेमिक वेब पेजेस, मतलब दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है डायनेमिक। अब डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस आर द पेजेस दोज हुज कंटेंट्स आर चेंज फ्रीक्वेंटली, जिनका कंटेंट क्या होता है,
चेंज होता रहता है, ठीक है, सेकंड्स में भी चेंज हो जाता है, किसी का मिली सेकंड्स में चेंज होता है, आवरली चेंज होता है, वो सब क्या कहलाते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस, यानी कि उनका कंटेंट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। उस तरीके के पेजेस को क्या कहते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस, ठीक है। और यदि मैं डायनेमिक वेब पेजेस के एग्जांपल की बात करूं तो आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, तो क्या होता है जरा सा रिफ्रेश किया किसी और की पोस्ट आ गई, जरा सा रिफ्रेश किया किसी और की वीडियो आ गई, तो ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, जो भी कंटेंट था, जो भी वेबसाइट आप देख रहे हैं या कुछ भी चीज चला रहे हैं, वो क्या हो रही है, निरंतर क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, ठीक है। जैसे कि अपने शेयर मार्केट वाले होते हैं, पेजेस होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है, कभी शेयर मार्केट बढ़ता है तो उनकी वैल्यूज बढ़ती रहती है, वहां पे 2 लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, तो ये कैसे हैं, डायनेमिक वेब पेजेस। या क्रिकेट मैच आप देखते हैं, लाइव स्कोर्स चलते हैं, उसमें 7 विकेट हो जाते हैं, 8 विकेट हो जाते हैं, या बॉल चल रही रहती है कि 1 बॉल हो गई, 2 बॉल हो गई, तो वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उनका कंटेंट। तो वैसे सारे पेजेस क्या होते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस, और जिनमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होते वो होते हैं हमारे स्टैटिक वेब पेजेस, ठीक है, इतना क्लियर है। और एग्जाम्पल लिखेंगे आप, एक में डेफिनेशन लिखेंगे क्या होते हैं स्टैटिक वेब पेजेस, डायनेमिक वेब पेजेस, और दूसरे में आप क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, तो अमन को पता चल जाएगा कि भैया कि स्टैटिक वेब पेजेस और डायनेमिक वेब पेजेस कैसे होते हैं, ठीक है, इतनी सी बात थी। अब आते हैं इसी के और वाले क्वेश्चन में, इसमें प्रियंका है। प्रियंका अ बिगिनर इन आईटी फील्ड में नई नई आई है प्रियंका, हैज स्टार्टेड लर्निंग वेब टेक्नोलॉजीज वो अभी सीख रही हैं। हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेजेस, भैया प्रियंका को बताना है हमें कि वेबसाइट और वेब पेजेस में क्या डिफरेंस होता है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल जनरल एग्जांपल ऑफ ईच, और हमें क्या बताना है, उसका एग्जांपल भी देना है, ठीक है। अब प्रियंका से बात करते हैं, तो प्रियंका क्या होता है, प्रियंका जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट क्या होती है, पूरे के पूरे जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, वेब साइट कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हम फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक कितने पेजों से मिलकर बना हुआ है, उस पर बहुत सारे पेजेस होते हैं, हमारा एक होम पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है, ठीक है, हमारे फोटोज होते हैं, और ढेर सारे हमारे पेजेस होते हैं, और डिफरेंट मतलब, या कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे आप, अपनी स्कूल की वेबसाइट्स पे जाएंगे तो क्या होगा, होम मिलेगा, कॉन्टेक्ट अस मिलेगा, गैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे डिफरेंट पेजेस हैं, हमने क्या किया, उनको मर्ज किया है और एक क्या बनाई है, सिंगल साइट बनाई है। उन्हीं जो हमारे डिफरेंट वेब पेजेस हैं उनको मिला के हम एक सिंगल साइट बनाते हैं, या उसे ही हम क्या कहते हैं, वेबसाइट, ठीक है। वहां देखोगे अलग अलग टैब्स में आपको अलग अलग पेजेस मिलेंगे, वो सब क्या है, हमारे वेब पेजेस, उनको क्या बोलते हैं हम, वेब पेजेस, ठीक है। जो हम सिंगल पेज बनाते हैं HTML का पेज, उन्हें क्या कहते हैं, वेब पेजेस। और वही जो मल्टीपल वेब पेजेस को कंबाइन करके हम एक साइट बना देते हैं कि पूरे के पूरे इकट्ठे हम पर्टिकुलर ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी, उसे ही क्या कहा जाता है, वेबसाइट। यानी कि वो वेबसाइट क्या है, बहुत सारे पेजों से मिलके बनी होती है, यही हमारा डिफरेंस है दोनों के बीच में। वेब पेज एक सिंगल पेज होता है, ठीक है, स्टैंड अलोन पेज होता है, और वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट, ठीक है, क्लियर हुआ ये हमारा। और सिंपल यदि इसमें और क्या पूछा है, डिफरेंट एग्जाम्पल देना है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक सिंगल पेज वेबसाइट है तो वो क्या होगा, हमारा वेब पेज होगा, या कोई भी हम सिंगल पेज हम एक्सेस कर रहे हैं तो वो वेब पेज ही कहलाता है। और यदि हम पर्टिकुलर www.facebook.com लिखेंगे तो पूरी की पूरी वेबसाइट ओपन होगी। और पर्टिकुलरली हम एक सिंगल वेब पेज चाहिए तो हम क्या करते हैं, स्लैश लगा के उस पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करते हैं। जैसे मुझे यही PDF को एक्सेस करना था, ठीक है, तो मैं कौन से पेज पे जाऊंगा, हमारे इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में अपन CBSE की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो हो गई पूरी वेबसाइट, और उसमें भी स्लैश में जाके एकेडमिक्स में जाऊंगा तो ये हो गया मेरा एक सिंगल वेब पेज, ठीक है। तो मैं उस पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस कर रहा हूं, और पूरी वेबसाइट क्या है हमारी, cbse.nic.in, ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस वेब पेज और वेबसाइट्स में, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो बूझो तो जाने हैं, आई एम ए टेक्स्ट फाइल, मैं एक टेक्स्ट फाइल हूं, क्रिएटेड ऑन ए यूजर कंप्यूटर, कहां बनाई जाती है, यूजर के कंप्यूटर पे ही बनाई जाती है। कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा, इसमें डेटा रहता है लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर ब्राउजर हिस्ट्री की यूजर ने क्या क्या चीजें को एक्सेस किया है, कौन कौन सी वेबसाइट उसमें सर्च की है, एज वेल एज प्रेफरेंसेस, मतलब उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, कौन सी वेबसाइट क्या पसंद है उसको, क्या खरीदना चाह रहा है, हेडफोन खरीदना चाह रहा है, ठीक है, टीवी खरीदना चाह रहा है, या पढ़ाई करता है ज्यादा, वो सब चीजें क्या रहती हैं उसमें
डेटा के रूप में स्टोर रहती है। मे हेल्प टू इंप्रूव यूजर वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, और ये क्या करती है, यूजर के वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को क्या करती है, इंप्रूव करती है। ठीक है, जिस तरीके से सपोज करो, मैंने पहले भी एग्जांपल दिए हुए हैं कि सपोज करो आप Amazon पे जाके हेडफोन्स को क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो कि मुझे भैया हेडफोन्स चाहिए, बोट के हेडफोन्स चाहिए। ठीक है, तो आपने बोट के हेडफोन्स को क्या किया, सर्च किया और 5-6 प्रोडक्ट्स देखे कि 700 का, 800 का, 900 का, 1000, 1200, 1500 का देखा और जमा नहीं, आप एग्जिट हो गए Amazon से, आप बाहर आ गए। अब होता क्या है कि ये Amazon वाले जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, जिस ब्राउजर पे भी आपने क्या किया, उसको एक्सेस किया है, वो क्या करता है ब्राउजर, आपने जो भी चीज को सर्च किया है उससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो आपकी एक स्मॉल फाइल में स्टोर करके रख देता है, आपके ही कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। ठीक है, अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे दूसरे, यानी कि आप यदि जाते हो cbse.com पे जाते हो या कोई भी अनदर वेबसाइट पे, फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो आपको देखना जो भी कहीं पे एडवर्टाइजमेंट वाला सेगमेंट रहेगा, आपको वहां पे बोट की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगी। ठीक है, अक्सर ऐसा होता ही है, आप चाहोगे तो अभी भी आप सर्च करके देख लो, और कहीं पे आप स्क्रोलिंग करेंगे और कहीं की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको बोट की एडवर्टाइजमेंट मिल सकती है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो फाइल आपके कंप्यूटर में स्टोर है वो आपको क्या कर रही है, वो आपका ब्राउजर एक्सेस कर रहा है और आपके हिसाब से आपके डेटा को शो कर रहा है कि आपको क्या पसंद है। ठीक है, तो आपकी पसंद के हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, आपको कंटेंट दिखाई जाते हैं। वो जो फाइल होती है जो आपके स्टोर होती है आपके सिस्टम पे, उसी फाइल को क्या कहा जाता है, कुकीज, उसको क्या कहा जाता है, कुकीज। ठीक है, और मैंने इतना सारा इतना लंबा चौड़ा क्यों समझाया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको 1 मार्क का ही आए। ठीक है, ये 2 मार्क का भी आ सकता है, 3 मार्क वाले क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो कुकीज क्या होती है, कुकीज एक सिंपली एक फाइल होती है जो ब्राउजर क्या करता है, क्रिएट करता है और आपका जो भी डेटा है उसको क्या करता है, स्टोर करता है आपके ही सिस्टम पे। कहां रहता है ये डेटा, आपके ही सिस्टम पे स्टोर रहता है, उसे क्या कहते हैं, कुकीज। और ये कोई और नहीं पढ़ सकता। ठीक है, ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर रहता है। किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ज्यादातर इंक्रिप्टेड फॉर्म में। आपका यूजर नेम पासवर्ड स्टोर रहता है आपके कंप्यूटर में, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पढ़ लेगा। ठीक है, वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, इंक्रिप्टेड, मतलब कि हर कोई आपका डेटा कोई भी एक्सेस नहीं करता। नहीं तो कोई भी जाएगा वो टेक्स्ट फाइल को खोलेगा, पता कर लेगा कि यूजर नेम क्या है इसका और पासवर्ड क्या है आपका। ठीक है, नहीं, वो जो फाइल है वो कैसी रहती है, इंक्रिप्टेड, यानी कि उसको कैसा किया जाता है, कोडेड फॉर्म में किया जाता है कि कोई भी यूजर उसको या कोई भी आम इंसान उसको पढ़ ना सके। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हमारा इसी का सेकंड, नेम एनी 2 पॉपुलर वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर के आपको नाम बताने हैं। बहुत सारे वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो तो बंद हो गया, फिर भी इंटरनेट एक्सप्लोरर लिख सकते हैं, क्रोम लिख सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तमाम बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट या इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे वेब ब्राउजर। ठीक है, आपके मोबाइल में भी है बहुत सारे वेब ब्राउजर्स। ठीक है, क्रोम पे हम ज्यादातर एक्सेस करते हैं। ठीक है, इस तरीके के। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। ठीक है, ये हमारे MySQL का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि इनका आउटपुट क्या होगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा है, सिंपली आउटपुट पूछा है, कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट पावर 5,3। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है यूनिट, होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करता है पावर फंक्शन, मैंने एक्सप्लेन किया है। पावर, नाम से ही पता है कि ये क्या निकालता है, किसी भी नंबर की पावर। ठीक है, तो यदि मैंने 5,3 लिखा है तो ये क्या करेगा, 5 की पावर 3 निकाल के हमको बता देगा। तो आप बता दीजिए कितना होगा इसका आंसर। 5 की पावर 3 होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 5 5 25, 25 5 125, सॉरी 625। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 5 5 25, 25 5 125, सॉरी 125 होगा इसका आंसर, 625 बोल रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है 125। ठीक है, तो पावर फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर की पावर हमको निकाल के दे देता है। ठीक है, पावर फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड पावर ऑफ अ नंबर। ठीक है, और आपको यदि इसकी डेफिनेशन चाहिए तो वो मेरी वीडियो है। पहली बात तो आपको वो वीडियो पूरी देखना चाहिए, क्योंकि पावर या जो भी फंक्शंस हैं पूरी, वो कोई भी फंक्शन पूछ सकता है। यहाँ पे तो सिंपली पावर और मोड दिए हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमने सारे के सारे कवर करे हैं MySQL में, और इस बार के MySQL में सिर्फ फंक्शंस ही हैं, तो वीडियो देखें। ठीक है, इसके बाद मोड फंक्शन क्या करता है हमको, मोड फंक्शन क्या करता है, हम क्या करते हैं, यदि डिवाइड करते हैं 2 नंबर को तो वो क्या करता है, उसका रिमाइंडर हमको देता है। मोड मतलब होता है मॉडुलस, यानी कि 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 2। तो इसका आउटपुट कितना आने वाला है हमारा,
2, क्योंकि 3 1 जा 3 हो जाएगा और 5 माइनस 3 हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो मॉड फंक्शन हमको क्या देता है, रिमाइंडर। ठीक है, यदि हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो यदि हमें रिमाइंडर चाहिए कभी भी तो हम क्या यूज करते हैं, मॉड। अब जैसा मैंने बोला था इन्होंने भी वैसा कर ही दिया है। ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन। जरूरी नहीं है कि वैसा ही क्वेश्चन है जैसा दिया है। ठीक है, पावर फंक्शन को देखो यहाँ एक्सप्लेन करने को दे दिया है। इसी तरह जहां पे ऊपर हमारे पास थे कि ब्राउजर के नाम बताइए या इस तरीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, डायनेमिक पेजेस क्या होते हैं, कुकीज क्या होती हैं, तो इनकी डेफिनेशंस भी लिखने को आ सकती हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा कि सब तरीके के क्वेश्चंस आप कर लें। तो यहाँ पे पावर फंक्शन और मोड फंक्शन का एक्सप्लेन करने को किया है, कहा है। तो पावर फंक्शन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है कि पावर फंक्शन क्या करता है, पावर फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट पावर ऑफ ए नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पावर फंक्शन। इसी तरह मॉड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर व्हेन टू नंबर्स आर डिवाइडेड। ठीक है, जब भी दो नंबर डिवाइड किए जाते हैं तो उसका रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉड। ठीक है, 1 1 मार्क्स की ये डेफिनेशन है, इससे ज्यादा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, नव्या हैज क्रिएटेड अ वेबसाइट फॉर हर कंपनी। नव्या है, उसने क्या किया, अपनी कंपनी के लिए एक वेबसाइट क्रिएट की है। नाउ नीड टू होस्ट इट। अब उसको क्या करना है, उसको होस्ट करना है। ठीक है, बना तो ली, अब होस्ट करना मतलब क्या होता है कि उसको ऐसी जगह पहुंचाना जहां से पूरी दुनिया के लोग उसको चला सके। ठीक है, मैंने बना ली वेबसाइट, पर तुम चला पाओगे क्या, नहीं चला पाओगे जब तक उसको हम होस्ट नहीं करेंगे। होस्ट करना मतलब उसको एक सर्वर पे हम स्टोर कर दे। जो हमने पूरे के पूरे वेब पेजेस बनाए हैं उनको हम सर्वर पे क्या करते हैं, अपलोड कर दे। जैसे फेसबुक पे आप फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं ना, वीडियोस अपलोड करते हैं, उसी तरह जो भी वेब पेजेस रहते हैं HTML में हम जो भी कोडिंग वगैरह करते हैं उसको कहां पहुंचाना रहता है, एक सर्वर पे। हमको सर्वर खरीदना पड़ता है, वो कुछ पैसे लेता है कि एक साल के भैया हम 300 रुपए लेंगे, 500 रुपए लेंगे, 600 रुपए लेंगे, और वहां पे हमको हमारी जो वेबसाइट है उसको कहां पे पहुंचाना रखता है। ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं और हमको वहां फिर क्या करते हैं, वहां से एक URL मिलता है और उस URL को यदि मैं आपको दूंगा तो क्या होगा, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो आप मेरी वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए वो क्या कर रही है, ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ वेब सर्वर इन होस्टिंग ए वेबसाइट। तो उसको वही बताना है कि वेब सर्वर क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी देना है। तो ठीक है, तो वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर इज नथिंग बट इट स्टोर्स आवर वेबसाइट और वेब पेजेस। ठीक है, वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर। ठीक है, एक कंप्यूटर है इंटरनेट पे जो क्या करता है, इट स्टोर्स आवर वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट को स्टोर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करता है ये, इट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर, जो भी यूजर है उससे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है एंड गिव्स रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या होगा इसका मतलब कि मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी चीज की या वेब पेजेस की। बेसिकली हम वेब पेजेस को ही एक्सेस करते हैं। यदि मैंने वेब सर्वर से मुझे कोई भी पेज चाहिए तो मैं वेब सर्वर से क्या करूंगा, उस पेज की रिक्वेस्ट करूंगा। और रिक्वेस्ट कहां से जाती है, हमारी ब्राउजर से। मैं क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट कैसे करूंगा, www.facebook.com। तो ये किसके पास जाएगी रिक्वेस्ट, वेब सर्वर के पास। फिर वो ढूंढेगा कि भैया वेब पेज कहां पे है फेसबुक का, फिर वो फेसबुक का वेब पेज ढूंढेगा कि हाँ ये रहा फेसबुक, जो भी पेज बोलूंगा। अब वो फिर क्या करेगा, वहां से रिस्पॉन्स देगा, मतलब कि मेरी रिक्वेस्ट को जो भी है उसको फुलफिल करेगा और वापस मेरे ब्राउजर पे सेंड कर देगा फेसबुक का पेज, और बढ़िया से यहाँ पे नीला सा दिखाई देगा facebook.com का होम पेज कि भैया ये रहा आपका वेब पेज जो आप मांग रहे थे। तो क्या करता है बेसिकली हमारे वेब सर्वर, पहली चीज जो भी हमारी वेबसाइट है, जो भी हमें हमारे वेब पेजेस है, हम चाहते हैं कि उसको ग्लोबली सब लोग देख सकें, तो हम कहां पे स्टोर कर देते हैं हमारे सारे के सारे वेबसाइट या वेब पेजेस, हम हमारे वेब सर्वर पर डाल देते हैं। वेब सर्वर का क्या काम है, जो भी चीज हमारी रिक्वेस्ट है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, रिक्वेस्ट को जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है यूजर उसको रिस्पॉन्स देना, वो सब काम कौन करता है, वेब सर्वर। ठीक है, तो ये सब चीजें जो भी है वो सब वेब सर्वर का काम है। तो उसी का रोल है पूरा, उसका पूरा डिस्कस करना है रोल। तो पहली चीज क्या करता है, पहला रोल क्या है कि इट स्टोर्स द वेबसाइट। दूसरा रोल क्या है, इट फुलफिल द रिक्वेस्ट। दूसरी चीज क्या करता है, रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। और तीसरी चीज क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करेगा ही, क्योंकि हर एक कोई बंदे के डेटा वहां पे रखा हुआ है, तो उसके जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी भी कौन करता है, वेब सर्वर करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके रोल्स हैं। तो इतना काफी है। ठीक है, जब हम इसका वो क्या बोलते हैं चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं इसको और ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजों को। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हेल्प रेशमा इन प्रिडिक्टिंग द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। हमको रेशमा को
प्रिडिक्ट करना है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सिलेक्ट राउंड 8.72, 3। ठीक है, अब राउंड फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस दे रखे हैं। क्या दिया है इसने, 8.72 को कितने डेसिमल प्लेस तक ले रखना है हमको, 3 डेसिमल प्लेस तक हमें इसको चाहिए। जब भी हमारे पॉइंट वाले नंबर्स को हम राउंड करते हैं और कॉमा लगा के कोई भी नंबर लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि उसको उतने प्लेस ऑफ डेसिमल तक हमको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो 8.72 जब राउंड ऑफ होगा तो वो कितना होगा, 8.72 ही होगा, क्योंकि इसमें थर्ड नंबर तो दिया नहीं है। ठीक है, तो थर्ड नंबर दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 8.72, और जो थर्ड जिसको राउंड ऑफ करना था वो है ही नहीं, तो इसका आउटपुट भी क्या आने वाला है 8.72। ठीक है, तो 3 नंबर्स तक ही राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, इसी तरह यहां पे 2 लिखा होता तो क्या आता हमारे पास 8.72 आता। ठीक है, अब यहां पे अब आते हैं, यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, सिलेक्ट राउंड 9.8, कितना लिखा है, सिलेक्ट राउंड 9.8, यानी कि हमको किसको राउंड ऑफ करना है 9.8 को। क्या कॉमा के बाद कोई नंबर लिखा है, नहीं लिखा है, तो अब 9.8 किस पे राउंड ऑफ होता है, नियरेस्ट इंटीजर नंबर पे। किस पे होगा, नियरेस्ट इंटीजर, तो 9.8 के सबसे ज्यादा पास क्या है 10, तो 9.8 किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा, 10 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। क्लियर हुआ कि जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है साइड में, मतलब कि कॉमा के बाद, तो डायरेक्टली क्या होता है, वो उतने डिजिट ऑफ डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ होता है, और यदि कॉमा के बाद कुछ नंबर लिखा रहता है तो उतने प्लेस पे राउंड ऑफ हो जाता है, यानी कि ये 3 प्लेस ऑफ डेसिमल पे राउंड ऑफ हुआ। और यहां पे यदि यहां पे क्या लिखा रखा है, कॉमा के बाद कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा नियरेस्ट इंटीजर पे क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये 9.8 कितना हो जाएगा, 9.8 की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6th, Aryan, a database administrator has grouped records of table with the help of group by clause। एक आर्यन है लड़का, उसने क्या किया है कि ग्रुप बाय क्लॉज को लगा के क्या किया, डेटा को ग्रुप में अरेंज कर दिया। ही नीड्स टू फर्दर फिल्टर ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड जनरेटेड थ्रू द ग्रुप बाय क्लॉज, और जो ग्रुप बाय क्लॉज लगाने के बाद उसके पास जो डेटा आया हो उसको वो और ज्यादा फिल्टर करना चाहता है। सजेस्ट सुटेबल क्लॉज फॉर इट एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन इज यूजेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमें बताना है कि वो किस तरीके से क्या कर सकता है, पूरी चीज को और फिल्टर कर सकता है एक एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो मैंने इसका एग्जांपल दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, वीडियोस में जाके आप देखना। पहली चीज तो मैं बता दूं, ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है कि हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज, और वो क्या करता है, डेटा को ग्रुप में क्या कर देता है, अरेंज कर देता है। एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम इनका यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो भी ग्रुप बाय क्लॉज का जो भी डेटा आया है उसको और फर्दर क्लासिफाई करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम यूज करते हैं हैविंग क्लॉज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा फिल्टर कर सकते हैं। हैविंग क्या बोल सकते हैं, हैविंग आईडी इक्वल टू 2 जिसकी आईडी 2 है, हैविंग एज इक्वल टू 29 जिसकी एज 29 है, हैविंग प्राइस इक्वल टू दिस, तो जिसकी प्राइस इतनी होगी वो वाले डेटा का उसका ही डेटा आएगा। ठीक है, तो हमें पार्टिकुलर उसको क्या करना है, और ज्यादा फिल्टर करना है कि जिसकी एज 29 है सिर्फ उसका डेटा हो, जिसकी एज सिर्फ 15 हो उसका डेटा हो, जिसकी एज 18 से कम हो सिर्फ उसका ही डेटा है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हैविंग क्लॉज, किसके साथ, ग्रुप बाय। ठीक है, तो ग्रुप बाय हम लिख देंगे ग्रुप बाय एज, हैविंग एज लेस देन 18। ठीक है, तो ग्रुप बाय एज के हिसाब से ग्रुप हो जाएंगे, और एज जिनकी 18 से कम है उनका ही डेटा आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को और ज्यादा फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिंपली हमको क्या करना है, इसमें ग्रुप बाय के साथ क्या यूज करना है, हैविंग का यूज करना है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, मिस्टर सोम अ एचआर मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी स्टार एक्स वर्ल्ड। ठीक है, एक एचआर हैं जिनका नाम है मिस्टर सोम, वो स्टार एक्स कंपनी में काम करते हैं। हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय। उन्होंने एक टेबल बनाई हुई है। ठीक है, MySQL में बनाई है ये टेबल, ताकि वो अपने जो भी एम्प्लॉयज है उनका डेटा स्टोर कर सकें। ही हैज रिटन द फॉलोइंग क्वेरीज, उन्होंने ये कुछ क्वेरीज लिखी है। सिलेक्ट मैक्स ईयर DOB फ्रॉम एम्प्लॉय and select ename from EMP where month of DOJ is equal to 11। predict the output। हमें बताना है कि ये दोनों क्वेरीज का क्या आउटपुट होने वाला है।
ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या आउटपुट होगा। क्या लिखा है, सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब क्या है, डेटा लेके आओ। मैक्स मतलब मैक्सिमम डेटा लेके आओ, किसका, ईयर, जिसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ईयर में से डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर है जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका डेटा लेके आओ फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय टेबल से। तो पहले तो हम देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम कौन सा है, ये हमारा डीओबी वाला कॉलम है, ठीक है, ये दिख रहा है सबको, ठीक है, ये डीओबी वाला कॉलम है। इसमें से ईयर सबसे ज्यादा किस में है, मतलब मैक्सिमम ईयर कौन सा है, ये 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 95, 85। तो सबसे ज्यादा ईयर किसका दिख रहा है यहाँ पे, सजल का, ठीक है, सजल है जिसका मैक्स ईयर, ईयर जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, ईयर, क्योंकि उसने ईयर किया है इसलिए डेट ऑफ बर्थ में से क्या आ जाएगा, ईयर, ईयर निकल के आ जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है ना फंक्शन, ईयर फंक्शन, मंथ फंक्शन, डेट फंक्शन। तो यदि ये ईयर फंक्शन ले रखा है मतलब ये डेट ऑफ बर्थ में से, यानी कि ये पूरे में से क्या निकाल के लाएगा, डे ईयर निकाल के लाएगा। तो ईयर सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी है, सजल की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 2001 हमको क्या कर देगा, एज ए आउटपुट दे देगा, ठीक है। सिर्फ मैक्स निकालना था उसने, और कुछ नहीं पूछा है, ना किसी का नाम आना है उसमें, ना डिपार्टमेंट आएगा, ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग। क्या लिखा आएगा, सिर्फ 2001 एज अ आउटपुट, ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट में हमने क्या किया है, मैक्स ईयर निकाला है। अब देखो नीचे फिर से क्या लिखा है, सिलेक्ट ई नेम। अब हमने किसको सिलेक्ट किया है, एम्प्लॉय नेम, कि उसका एम्प्लॉय नेम, उस एम्प्लॉय नेम को लेके आओ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मंथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज इक्वल टू 11 डीओजे, यानी कि हमने क्या किया है, मंथ जो हमारा एक डेट फंक्शन है उसमें हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी है, मतलब कि उसमें से वो क्या निकालेगा, मंथ, और जिसकी मंथ कितनी होगी, 11 होगी, उसका डेटा लेके आओ। अब देखो यहाँ पे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाले कॉलम में देखेंगे तो हमारे कौन से ऐसा डेट है जिसमें 11 है हमारी मंथ, ये है मिलिंदा का, किसका है, मिलिंदा, ठीक है, मिलिंदा ही है। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, मिलिंदा, क्योंकि हमने सिर्फ ई नेम मांगा है, ठीक है, तो ई नेम मांगा है इसलिए इसका आउटपुट सिर्फ क्या आने वाला है, मिलिंदा। तो मिलिंदा ही है जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितनी है, 11। तो ये क्वेरी क्या हो जाएगी, 11 इक्वल टू 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मंथ फंक्शन क्या करने वाला है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से 11 निकाल के दे देगा। तो 11 किसकी आएगी, हमारी डेटा इसी की आएगी, ठीक है। सो मिलिंदा इज द करेक्ट आंसर। और इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप वीडियोस में जाके देख लेना कि ये मंथ फंक्शन और ईयर फंक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी का और वाला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द टेबल गिवन अबव हेल्प मिस्टर सोम राइटिंग क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टास्क, ठीक है, हमको फॉलोइंग टास्क दिए गए हैं, उसके लिए हमको क्वेरीज लिखनी है। क्या लिखना है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड हिज और हर डेट ऑफ बर्थ, हमें डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले करनी है सबसे एल्डेस्ट एम्प्लॉय की। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है वैसा का वैसा सेम क्वेरी लगेगी। क्या लिखेंगे हम, सिलेक्ट ई नेम कॉमा मिन ईयर डीओबी फ्रॉम एम्प्लॉय। हम इसमें ये जो हमारी ये वाली क्वेरी है इसी में हम क्या लिखने वाले हैं, सिर्फ कॉमा लगा के ई नेम, क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ई नेम कॉमा मिन, ठीक है। क्या लिखेंगे, मैक्स की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, मिन लिखने वाले हैं, क्योंकि जो सब जिसकी सबसे कम एज रहेगी वही तो सबसे एल्डर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ई नेम कॉमा मिन ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। यही पूरी क्वेरी रहेगी, सिर्फ मैक्स की जगह क्या आ जाएगा, मिन, और ई नेम डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई नेम और लिख देंगे। तो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट ई नेम कॉमा मिन ईयर डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो वो क्या करेगा, जो भी सबसे एल्डर है उसको क्या करेगा, हमको दे देगा। सेकंड क्या करना है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु इज ज्वाइनिंग मंथ इज मे, ठीक है, मे के लिए हमको बताना है, उसका डिस्प्ले करना है उस बंदे का नाम जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितनी है, मे है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या होगी किसकी। तो फिर से हम ऊपर की क्वेरी देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर आंसर हमको क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मंथ ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 11 लिखिए। तो मई के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो DOJ इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 लिख देंगे। तो ये हमको एज इट इज इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है वो क्वेरी, ठीक है, सेम टू सेम क्वेरी है, बस हमें यहाँ पे इक्वल टू की जगह क्या लिखना है, 5, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, जिनकी क्या है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ मंथ क्या है, मई, और मई का नंबर क्या है हमारा 5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेरी में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 = 5 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे 11 है,
तो कौन सा डेटा आ रहा था इसका, इसमें आ रहा था हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग 11th के केस में आ रहा था मिलिंदा, और यदि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं मई, तो 5 वाला कौन सा डेटा आने वाला है ये, जो कि हमारा आएगा माइकल आने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन बी पे। ठीक है, सेक्शन बी हमारा क्या है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनके आउटपुट बताने। ठीक है, ये सारे हमने कर रखे हैं। सिलेक्ट INSTR, ठीक है, इन STR यानी कि हमको स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना है। इन STR मैंने बताया था कि स्ट्रिंग के अंदर कोई भी जो वर्ड है वो कौन से नंबर से चालू होता है वो हमको आउटपुट में एज अ देता है। ठीक है, कि कौन से नंबर पे वो लेटर है वो या सिंबल है वो कौन से प्लेस पर है वो हमको किससे पता चलता है, इन STR। यहाँ क्या लिखा है, एग्जाम, अरे CBSE खुल गया, क्या लिखा हुआ है, exam@cbse.nic.in। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉट, तो हमें पता करना है कि ये डॉट कौन से नंबर पे है। तो यहां से काउंट करना चालू करो, E1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 1 से यदि हम गिनती गिनते हैं तो ये जो डॉट है ये कौन से प्लेस पे आता है, 11th नंबर पे आता है। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 11 आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, बेसिकली जो हमारा इन STR है वो क्या करता है कि हमारी जो कोई भी स्ट्रिंग है उसमें हमारा जो पर्टिकुलर वर्ड है जो हम कहाँ लिख रहे हैं, कॉमा के बाद है, वो कौन सी प्लेस पे आ रहा है। तो ये डॉट हमारे कौन सी प्लेस पे आ रहा है, 11th नंबर पे सबसे पहले आ रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 11। यदि ये @ पूछता तो ये कहाँ आता, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आउटपुट क्या आ जाता, 6 आ जाता। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली जो फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए सिंबल और नंबर और अल्फाबेट रहता है उसका हमको क्या करता है, वो नंबर हमको एग्जैक्ट दिखा देता है कि ये सबसे पहली बार ये कौन सी प्लेस पे आया है, मतलब कि एक तरीके से सर्च करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सब STR। क्या लिखा है, सब STR क्या करता है, एक स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग निकाल के दे देता है या सब स्ट्रिंग निकाल के देता है। तो हमको क्या करना है, क्या लिखा हुआ है 7,4, मतलब कि 7वें नंबर से चालू करना है और 4 डिजिट्स लेने हैं या 4 अल्फाबेट्स लेने हैं। तो 7वां नंबर कौन सा है देख लेते हैं, 7वां नंबर है हमारा, अरे एक सेकेंड, ये लिंक ओपन हो जा रही है बार बार। हाँ, E1 2 3 4 5 6 एंड 7th नंबर पे हमारा है C, यानी कि 7 से हमें क्या लेना है, 4 अल्फाबेट। तो C से हम 4 अल्फाबेट लेंगे तो C को भी गिनेंगे, CBSE क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, CBS और E। ठीक है, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ही इसका आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, हमारा सब STR का फंक्शन सबको पता चल गया कि एक स्ट्रिंग में से हमको एक आउटपुट निकालना है, एक सब स्ट्रिंग निकालना है, तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं सब STR। ठीक है, और मैंने मेरी वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप वीडियोस को जरूर देखना, हो सके तो पहले ये वो वीडियो देख लें और उसके बाद इस पेपर को अटेम्प्ट करें, तो 100% आप पूरा का पूरा पेपर कर दोगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट से जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर देते हैं उतने वो हमको दे देता है निकाल के। कितना दिया है, 5, तो ये हमारी स्ट्रिंग है, इसमें से देखो लेफ्ट से 5 कैरेक्टर दे देगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आउटपुट, एग्जाम्स। ठीक है, जो एग्जाम्स है वो हमको एज आउटपुट मिलने वाला है, क्योंकि लेफ्ट से 5 लेटर क्या है हमारे, EXAMS। तो ये लेफ्ट क्या करता है फंक्शन, लेफ्ट से 5 अक्षर निकाल के दे देगा, जितने लेटर्स हम देंगे उतने लेटर्स वो हमको निकाल कर दे देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसी का और वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे चॉइसेस हैं, मिसेस सोम्या इज वर्किंग ऑन ए SQL टेबल नेम होटल। ठीक है, होटल नाम की एक टेबल पे उस पर काम कर रही है सौम्या। हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, यूजर आईडी नेम कॉलम के नेम है, यूजर आईडी नेम सिटी और मोबाइल नंबर कॉलम्स के नेम है, उनके टाइप है वेरकेयर सारे के सारे, और नल हो सकते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू भी नल है। इस तरीके का पूरी एक टेबल बनी है। ठीक है, सी नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, उनको कुछ परफॉर्म करने टास्क, उसके लिए हमको क्वेरीज लिखनी है। ठीक है, टू फैच द लास्ट 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द यूजर आईडी कॉलम, उनको यूजर आईडी कॉलम में से क्या करना है, लास्ट के 2 कैरेक्टर्स, यानी कि सिर्फ लास्ट के 2 कैरेक्टर चाहिए। उसके लिए हमको क्या चाहिए, सजेस्ट सुटेबल SQL फंक्शन फॉर द सेम एंड आल्सो राइट क्वेरी टू अचीव डिजायर
टास्क। ठीक है, तो हमको क्वेरीज भी लिखनी है, साथ में हमको क्या लिखना पड़ेगा, उसकी टास्क। ठीक है, क्वेरी भी लिखना है और फंक्शन भी लिखना है, दोनों चीज। तो यूजर आईडी के लास्ट के दो चाहिए। लास्ट मतलब क्या होता है, राइट। तो जैसा हमने लेफ्ट फंक्शन पढ़ा था वैसे ही हम क्या करेंगे, राइट फंक्शन लगा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो लेफ्ट है वो क्या करता है, हमको लेफ्ट से निकाल के दे देगा। तो हमारी पूरी की पूरी क्वेरी यही रहेगी, क्या लिखेंगे, सिलेक्ट। और राइट से चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजर आईडी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जो पूरा एग्जाम डॉट इन लिखा है इसकी जगह क्या लिखेंगे, यूजर आईडी कॉमा 2। ठीक है, क्योंकि हमको राइट से 2 चाहिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ कॉलम का नाम, जहां पे exams@cbse.nic.in लिखा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यूजर आईडी। तो यूजर आईडी में से राइट के 2 लेटर्स हमको निकाल कर दे देगा। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ नेम ऑफ द कॉलम इन लोअर केस। ठीक है, जो भी हमारे पास नेम है उस कॉलम के सारे जो अल्फाबेट से उनको किस में कन्वर्ट करना है, हमको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है, हमने फंक्शंस पढ़े हुए हैं। कौन से फंक्शन पढ़े हुए हैं, एल केस और लोअर। हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एल केस, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे नेम फ्रॉम होटल। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस कॉलम की जो वैल्यूज है उनको क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड, टू डिस्प्ले 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम थर्ड प्लेस फ्रॉम द कॉलम सिटी। ठीक है, टू डिस्प्ले 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस से चालू करना है और 3 कैरेक्टर हमको लेने हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा होता है, वो सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग से हम क्या कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर वैल्यू को एक स्ट्रिंग में से निकाल सकते हैं। तो थर्ड से निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट सब str, यही का यही जो हमारा लिखा है, सिलेक्ट सब str। और यहाँ कॉलम की जगह कॉलम नेम लिख देंगे, जहां पे लिखा हुआ है exam@cbse.nic, वहां पे हम कौन सा कॉलम लिखने वाले हैं, वहां लिखेंगे हम सिटी। और यहां लिखेंगे थर्ड प्लेस, यानी कि लिखेंगे 3, और यहां पे भी लिखेंगे 3। तो क्या जाएगा, 3,3। क्या लिखेंगे, सिलेक्ट सब str, और जहां पे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे सिटी, 3,3। तो ये क्या करेगा, हमको 3 लेटर्स निकाल के दे देगा। हर एक सिटी में से थर्ड लेटर से चालू करेगा और 3 लेटर हमको निकाल कर दे देगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। और कैसे क्या होता है आप वीडियो देख लेना तो और ज्यादा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद रीना इज वर्किंग विद माई एसक्यूएल, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक रीना है, हमकी लड़की है, वो क्या कर रही है, माई एसक्यूएल का यूज कर रही है। हमें बताना है कि क्या करते हैं ये फंक्शन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नाउ फंक्शन। हमने डेट फंक्शन पढ़ा है। नाउ क्या करता है, मैंने बताया था, नाउ मतलब होता है अभी, और अभी मतलब होता है आज की डेट भी आएगी और आज की टाइम भी आएगी। ठीक है, तो डेट और टाइम हमको देता है नाउ फंक्शन। हाउ मेनी पैरामीटर डज दिस एक्सेप्ट, कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक भी नहीं करता है। ठीक है, हमने अभी तक जितने भी यूज किए हैं, नाउ में किसी प्रकार का वो पैरामीटर नहीं लेता है। तो इसमें क्या आएगा, नो पैरामीटर्स। व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ इट्स रिटर्न टाइम, किस तरीके के फॉर्मेट में ये डेट देता है, वाई 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 वाई, फिर एम फिर डी। सबसे पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आती है। इसी तरह पहले आवर आता है, फिर सेकंड आता है, फिर ठीक है आवर मिनट एंड सेकंड, वाई 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 वाई, एम और डी, फिर आता है एच और आवर हो गया, एम मिनट और फिर एस सेकंड। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट। ठीक है, while dealing with string data in MySQL, it is observed that sometimes it is necessary space characters comes in between, which hamper the unsuccessful execution of the string manipulation. Name the suitable MySQL function to remove leading and trailing and both type of space character from a string. Also give MySQL query to depict the same. अब वो क्या बोल रहा है कि कई बार जब हम स्ट्रिंग से डील करते हैं तो स्पेस के कारण जो हमारे हैं गलत डेटा आ जाता है। तो आगे आने वाली स्पेस, पीछे आने वाली स्पेस और दोनों तरीके की स्पेस को हटाने के लिए हम कौन सा फंक्शंस यूज करें। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो में कि हम यूज करते हैं ट्रिम। ठीक है, हम यूज करते हैं ट्रिम, एल ट्रिम और आर ट्रिम। यदि हमें लेफ्ट की यानी कि लीडिंग स्पेस हटानी है तो हम यूज करते हैं एल ट्रिम, और यदि हमको पीछे की यानी कि राइट साइड की स्पेस हटानी है तो हम यूज करते हैं आर ट्रिम। और यदि हमको लेफ्ट और राइट दोनों साइड की खाली स्पेस को रिमूव करना रहता है किसी स्ट्रिंग की, तो हम यूज करते हैं सिर्फ ट्रिम। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है हमारा ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ठीक है, क्या है 11th क्वेश्चन,
केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल नेम स्टॉक। ठीक है, स्टॉक नाम की हमारी एक टेबल है, उसमें हमको फाइंड आउट करना है कि क्वेरीज क्या होती है। राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, हमको क्वेरीज लिखना है पर्टिकुलर क्वेरीज के लिए। टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, पहला क्या लिखना है हमको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक ऑर्डर बाय प्राइस DESC, क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय प्राइस DESC। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरह की क्वेरीज हैं। क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक ऑर्डर बाय प्राइस DESC और सेमी कॉलम। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा डेटा है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डिस्प्ले द कैटेगरी एंड कैटेगरीज वाइज टोटल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, डिस्प्ले करना हमको कैटेगरी और कैटेगरीज वाइज टोटल। तो हम क्या लिखने वाले हैं क्वेरीज, हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन पढ़ रखे हैं। क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी, की सिलेक्ट करो कैटेगरी और सम ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी का पूरा सम फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय कैटेगरी, और कैटेगरी के हिसाब से हमने उसको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। तो वो क्या करेगा, कैटेगरी के हिसाब से क्या करेगा, जितनी भी क्वांटिटी उनको इकट्ठा करेगा और उनका सम क्या करेगा, उनको एक ग्रुप करके दिखाएगा। ठीक है, किस कैटेगरी के कितनी क्वांटिटी है टोटल, और उनको ग्रुप के हिसाब से अरेंज कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा। थर्ड है हमारा टू डिस्प्ले द कैटेगरी एंड इट्स एवरेज प्राइस। ये भी सेम है, हमको कैटेगरी बताना है और उसकी एवरेज प्राइस बताना है। तो सेम एज इट इज क्वेरी बनने वाली है, क्या होगा, सिलेक्ट कैटेगरी कॉमा एवरेज प्राइस फ्रॉम द स्टॉक ग्रुप बाय कैटेगरी। तो ये क्या करेगा, कैटेगरी के हिसाब से जितनी भी एवरेज प्राइस है वो हमको बता देगा। जैसा हमने सम निकाला था और फिर ग्रुप कर दिया था, इसी तरह इसमें क्या होगा, ये एवरेज निकाल देगा प्राइस का और उसको क्या करेगा, ग्रुप बाय कर देगा कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरीज बाय हाईएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब हाईएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के हिसाब से हमको जमाना है और उसको ग्रुपिंग करना है। तो हाईएस्ट प्राइस के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैक्स फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और साथ में मैक्सिमम प्राइस, कहां से, स्टॉक से, और ग्रुप बाय कैटेगरी, सेम एज इट इज जो भी हमको है। ठीक है, तो हमको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है। सम के लिए हम क्या करेंगे, सम फंक्शन, एवरेज के लिए एवरेज फंक्शन और मैक्स के लिए मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, और जिस जिस कॉलम पे लगाना है उस पे लगाएंगे, और जिसके हिसाब से ग्रुप करना है उसमें हम क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय लगा के उस कॉलम का नाम। इसमें सब में कैटेगरी ही लिखना है, तो इसलिए हमने ग्रुप बाय क्या किया है, इसको कैटेगरी किया है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। क्या लिखा है, सत्यम अ डेटाबेस एनालिस्ट हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल। एक सत्यम है, उसने क्या किया है, एक फॉलोइंग डेटाबेस बनाया गया है। ठीक है, तो उसने क्या किया है, कुछ क्वेरीज लिखी है, तो हमको इसका आउटपुट बताना है। सिलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल IP एंड स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स। हमको उनका सम निकालना है, किसका, मार्क्स का, किससे, टेबल स्टूडेंट में से, ये रही हमारी पूरी स्टूडेंट टेबल, वेयर ऑप्शनल इक्वल टू IP, जिनने ऑप्शनल में IP ले रखा है, एंड स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स, जिनका ऑप्शनल IP है और स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे 2 लोग हैं। ठीक है, क्योंकि इसने IP तो ले रखा है पर इसने स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज ले रखी है। तो 95 और हम इसको किसको प्लस करेंगे, 98 को। तो ठीक है, दोनों का जितना भी सम आएगा यही हमारा आउटपुट होगा। 95 और 98 कितना होता है हमारा, तो इसका आउटपुट आ रहा है हमारा 193। ठीक है, तो ये दोनों का ही हमारा सम आने वाला है, ये और ये वाला। ठीक है, तो ये रहा हमारा आउटपुट। तो 93 और 95 और 98 वाला ही ऐड होगा, क्योंकि यही 2 ऐसे डेटा हैं जिनकी स्ट्रीम कॉमर्स है और ऑप्शनल में हमारा IP है। ठीक है, एंड कंडीशन लगी है ना। नेक्स्ट, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स प्लस मिन मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल इक्वल टू CS। जिनका ऑप्शनल कितना है, जिसका ऑप्शनल क्या है, CS है, जिनका भी ऑप्शनल में CS है उनके मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स को क्या करना है, प्लस करना है। तो ऑप्शनल वाले क्या है, CS कौन से वाले हैं, एक ये है ऑप्शनल CS, ये ऑप्शनल CS, ये ऑप्शनल CS, ये ऑप्शनल CS। तो इनमें मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स का सम चाहिए। तो मैक्सिमम कितना गया है, अलग ही दिख रहा है, मैक्सिमम हमारा गया है 99 और मिनिमम गया है हमारा 95। तो 99 एंड 95 कितना होता है, इन दोनों का ही एडिशन होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स का एडिशन हुआ तो ये कितना आने वाला हमारा 194। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 194।
ठीक है। नेक्स्ट डी, सिलेक्ट एवरेज मार्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स वेयर ऑप्शनल इक्वल टू आईपी, जिन्होंने भी आईपी ऑप्शनल लिया उनके एवरेज मार्क्स निकालना है। तो एवरेज मार्क्स में हम क्या करते हैं, सबका एवरेज आ जाता है। तो इन सब का डेटा देखो, इनके एवरेज निकलेंगे तो क्या होगा, 95 प्लस 100 प्लस 98 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 4। 4 डेटा है तो कितने से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा। तो इसका आउटपुट कितना आने वाला है, हमारा आंसर में देख लेते हैं 93.75। ठीक है, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या पता होना चाहिए कि अब एग्जाम में तो आप एग्जीक्यूट कर नहीं पाएंगे, तो क्या करोगे, इन सबको क्या करोगे, ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 4 करोगे। ठीक है, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, सबको प्लस करके टोटल जितने भी डेटा होंगे उससे आप क्या करोगे, प्लस करोगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट लेंथ एस नेम फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल टू नल, जिसके भी मार्क्स नल है उसके नाम की क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो जिसके मार्क्स नल हैं, वेयर मार्क्स इज नल, तो नल मार्क्स किसके हैं, सिर्फ इसके हैं। इसके नेम की देखो, एस नेम क्या लिखा हुआ है, एस नेम, इसका क्या निकालना है, लेंथ। लेंथ मतलब होता है ये कितने अल्फाबेट का है, कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है 6। तो आउटपुट हमारा क्या आने वाला है 6, आंसर में देख लेते हैं 6 ही होना चाहिए। तो इसका आउटपुट कितना है 6। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 12। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, इसी का और। ठीक है, इसी का और क्या है, बेस्ड ऑन द अबव गिवन टेबल नेम्ड स्टूडेंट सत्यम हैज एग्जीक्यूटेड फॉलोइंग क्वेरीज, उसने कुछ क्वेरीज को एग्जीक्यूट किया है, तो इसका हमको बताना है कि क्या होगा आउटपुट। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मैंने बताया था कि काउंट स्टार क्या करता है, सारे के सारे जितना भी डेटा रहता है उसका टोटल हमको बता देता है। तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं इसमें देख लेते हैं, कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 है। ठीक है, ये 2 बार 7 लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसका आउटपुट 8। ठीक है, क्योंकि 8 रोज हैं, जितना डेटा रहता है काउंट स्टार में पूरा का पूरा टोटल होता है, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है 8। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज किससे आती है हमारे पास, काउंट स्टार। इसके बाद क्या लिखा है, सिलेक्ट काउंट मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट, ये क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज मार्क्स वाले कॉलम में कितनी है, तो उसमें हम देख लेते हैं मार्क्स वाले कॉलम में कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। फिर से हम बताते हैं क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है क्या, नहीं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी नल आएगा किसी में तो नल को काउंट नहीं किया जाता है। नल मतलब होता है कुछ नहीं, वहां डेटा नहीं है, मतलब कि वो काउंट में नहीं गिना जाता, मतलब वो उसकी काउंटिंग नहीं की जाती। तो इसका आउटपुट कितना आएगा 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 7 होगा। ठीक है, काउंट स्टार में सब कुछ रीड किया जाता है, सबका डेटा आता है काउंट स्टार में, लेकिन यदि हम पर्टिकुलर कॉलम की यदि वैल्यू की बात करें तो काउंट में यदि हम कॉलम नेम देते हैं तो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं 13। अनुतुल्य क्रिएशंस, अ स्टार्टअप फैशन हाउस हैज बिल्ट अप इट्स मेन सेंटर एट कानपुर, उत्तर प्रदेश फॉर इट ड्रेसिंग डिजाइन प्रोडक्शन एंड ड्रेस सप्लाई एक्टिविटीज। It has 4 blocks of building. Distance between the various block is as follow. ठीक है, जो एक अतुल्य क्रिएशन है उसने क्या किया, एक स्टार्टअप किया है, कंपनी खोली है, एंड इसके मेन सेंटर्स कहाँ पे हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश, फॉर इट ड्रेसिंग डिजाइनिंग प्रोडक्शन एंड ड्रेस सप्लाइंग एक्टिविटीज, एंड इट हैज 4 ब्लॉक्स बिल्डिंग। कितने ब्लॉक्स हैं उसके, 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक्स आर A to D, कितना ब्लॉक का डिस्टेंस है 50, A to P जाने के लिए कितना डिस्टेंस है 60 मीटर, A to S जाने के लिए इतना। ठीक है, और हर एक कंप्यूटर में, हर एक ब्लॉक में कितने कंप्यूटर हैं ये भी गिवन है, ब्लॉक ए में 20, ब्लॉक डी में 80, ब्लॉक पी में 15 और ब्लॉक एस में 8, और इसका पूरा का पूरा डायग्राम है यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो इस तरीके के क्या है 4 बिल्डिंग है। ठीक है, और इसमें अलग हमको क्या करना है, इनके डिस्टेंस गिवन है और हमको बताना है क्या इसमें नीचे लिखा हुआ है, क्या बताना है, बेस्ड ऑन द अबव स्पेसिफिकेशन आंसर द फॉलोइंग। Out of LAN, WAN and MAN, what type of network will be formed if interconnected different computer of the campus justify? हमको बताना है कि यदि हमको इनको आपस में कनेक्ट करना है तो सबसे अच्छा क्या रहेगा। हमें मालूम है कि ये कैंपस में है, चारों के चारों बिल्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या सही रहेगा, हमें मालूम है कि लोकल एरिया नेटवर्क इसके लिए सबसे बेस्ट
होगा, क्योंकि वैन तो पूरा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। जो बहुत दूर दूर पे रहते हैं उनके लिए हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। और मैन मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, एक बड़ी सिटी है या कंट्रीज हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा दूरी रहती है तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। और वर्ल्ड वाइड के लिए तो वैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क हम किसके लिए यूज करते हैं? जब हमको बिल्डिंग में क्या करना रहता है, आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना रहता है और बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्शन करना रहता है। उसके लिए बेस्ट हमारा क्या रहता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लैन यूज करेंगे। सजेस्ट द टोपोलॉजी विच कुड बी यूज एफिशिएंटली टू कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग विथ इन कानपुर सेंटर फॉर फास्ट कम्युनिकेशन। आल्सो ड्रॉ द केबल लेआउट फॉर द सेम। अब हमें बताना है कि सबसे बेस्ट कौन सा तरीका रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसकी आंसर की मैं सी बता देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरीके का डायग्राम रहने वाला है। तो हम यूज करेंगे स्टार टोपोलॉजी। इसको क्या बोला जाता है? स्टार। एक ही कंप्यूटर से क्या होता है, सॉरी, एक ही जगह से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहेंगे, उसको क्या बोला जाता है? स्टार। इसको हमने सेंट्रल हब बनाया है, मतलब कि सारे के तार इसी से जुड़े हुए हैं। क्या ये दोनों आपस में जुड़े हैं, पी और एस? नहीं, ए और पी भी नहीं जुड़े हैं। सब ए, पी और एस किससे जुड़े हैं? डी से। तो ये क्या है? एक सेंटर में एक हब है, उससे सारे जुड़े हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। तो हम इसको स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये ड्रॉ द केबल लेआउट। तो वो केबल भी हमने बता दी कैसी है। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद द जस्टिफिकेशन। हमको बताना है कि ये डिवाइस कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। सबसे पहला है रिपीटर। अब रिपीटर क्या होता है? रिपीटर का काम क्या रहता है? जो भी सिग्नल वीक हो जाते हैं या डिस्टॉर्ट हो जाते हैं उनको क्या करता है? फिर से रिपीट करता है, यानी कि उसको फिर से बूस्ट करता है, एम्पलीट्यूड देता है उनको। तो रिपीटर का काम क्या है? कि सिग्नल को स्ट्रेंथ देना और क्या करना? बूस्ट करके आगे पहुंचाना। तो हम रिपीटर कहाँ यूज करते हैं? हमेशा जहां पे लॉन्ग डिस्टेंस होगी, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगी वहीं पे हम रिपीटर्स को यूज करते हैं। क्योंकि जो सिग्नल होता है जितना ज्यादा ट्रेवल करता है उतनी ज्यादा वो क्या होते जाता है? खराब होते जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो हम बीच बीच में क्या लगाते हैं? रिपीटर्स लगाते हैं। तो हम कहाँ रिपीटर्स यूज करेंगे देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस किन किन ब्लॉक के बीच में है। ए और एस के बीच में है और पी और डी के बीच में। तो हम इनके बीच क्या लगाएंगे? रिपीटर्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल कैसा हो जाएगा? वीक, ठीक है। तो ए और एस और पी और डी। और हब और स्विच, हब और स्विच तो हर जगह लगेगा, हर एक बिल्डिंग में लगेगा जहां पे भी हमको कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना होगा। तो हम हब और स्विच के बाद में क्या लिखेंगे? इन ईच बिल्डिंग, ठीक है। हम हर एक जगह लगाएंगे हब और स्विच, क्योंकि हर एक बिल्डिंग में 50-60 कंप्यूटर रखे हुए हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए हमें हब या स्विच जोड़ लगाना ही पड़ेगा। और बिल्डिंग से बिल्डिंग में भी कनेक्शन करने के लिए हमारे पास हब और स्विच की जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट। Nowadays, video conferencing software is used frequently by the company to discuss the product details with the clients. Name any two video conferencing software. Also mention the protocol which is used internally in video conferencing software. अब जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोगों की भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, सब कुछ होता है, तो वो एक तरीके की क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। हम जूम पे क्लासेस चलाते हैं, हम गूगल मीट पे क्लासेस चलाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। स्काइप पे भी होती है क्लासेस, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? आमने सामने वाले को देख सकते हैं। और इसके लिए हमको कौन सा प्रोटोकॉल लगता है? इसके लिए लगता है हमको VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये था हमारा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने आज सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेटवर्किंग वाला पार्ट, जिसमें हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको वन शॉट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।